हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, जिसका नाम है पेंडुलम प्रॉब्लम। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेंडुलम प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम क्या होती है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो हेडिंग डालेंगे। पेंडुलम प्रॉब्लम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आया बच्चे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम दो चार्ज लेते हैं Q1 एंड Q2, और दोनों चार्ज का जो नेचर होता है हम सेम लिखते हैं। बात समझ में आया बच्चों। हमने क्या किया कि दो चार्ज लिया Q1 एंड Q2, और दोनों का जो नेचर है हमने सेम नेचर लिया। ठीक बच्चों, क्या किया हमने, सेम नेचर लिया। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक फिगर। ठीक, तो हम यहाँ पे दो पेंडुलम बनाते हैं। एक ये पेंडुलम बन गया हमारा, दूसरा ये। समझ में आया बच्चों। थोड़ा गुड। तो हमने ये पेंडुलम ड्रॉ कर लिया, ठीक ना। अब देखो बच्चों, इसका मास मैं m1 रख ले रहा हूँ, इसका मास m2 रख ले रहा हूँ। ठीक, इसका चार्ज यहाँ पर होगा Q1, इसका चार्ज होगा Q2। ठीक, ये अब बच्चों देखो क्या होगा, इनिशियल ये दोनों वेरी क्लोज में थे, ठीक ना। अगर बात करते हैं इनिशियल, तो इनिशियल इज वेरी क्लोज। तो अब बच्चों इसमें क्या होगा, देखो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्सन होना चालू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब उसी प्रकार से Q2 भी इस Q1 पे फोर्स लगाएगा। समझ में आया बच्चों, ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक ना, यहाँ पे। और यहाँ पे हम Fe की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन। ठीक, अब इन दोनों का अगर सेपरेशन मैं R मान ले रहा हूँ, R, ठीक ना, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक ना। अब एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा, देखो बच्चों इनिशियली ये दोनों क्या थे, वेरी क्लोज थे, ठीक ना। जब इन दोनों में रिपल्सन होना चालू हो जाएगा, ठीक ना, रिपल्सन होना चालू हो जाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड में, और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड में, मतलब आउटसाइड में। दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक ना। और इसमें एक फोर्स लगेगा नीचे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो लगेगा अर्थ के द्वारा। इसको हम बोल सकते हैं M2 जी, इसको बोल सकते हैं M1 जी। ये इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक ना, जब ये दोनों किसी एक कंडीशन में आके रुक जाएंगे। उस कंडीशन
को हम लोग बोले इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों होगा? क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे जो Fe होगा ये अपने बाहर की तरफ खींचेगा और जो M2 होगा ये नीचे खींचेगा। तो एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि जब ये किसी थीटा एंगल पे रुक जाएगा, ठीक ना। तो उस समय जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो उस समय इसका एंगल में थीटा 1 मान ले रहा हूँ, इसका थीटा 2, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होता है कि ये एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ इनिशियल पॉइंट से, ठीक ना। मान लो पहले ये दोनों आपस में एकदम क्लोज थे, ठीक। फिर बाद में ये दोनों, इन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सन होना चालू हो गया। रिपल्सन होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन हो जाएगा। तो उस समय हमने माना कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 1 थीटा 2 है और दोनों के बीच का सेपरेशन r मान लिया। समझ में आया बच्चों? तो हम यहाँ पे कैलकुलेट हमें करना है क्या, थीटा 1 थीटा 2, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो देखो, तो अब देखो, अब यहाँ पे एक टेंशन आएगा, यहाँ पे इसको हम T2 बोल देते हैं, यहाँ पे T1 बोल देते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जब ये तनेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। समझ में आया बच्चों? ये होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको एक अलग फिगर बना लेते हैं थोड़ा, ये समझ में आया बच्चों? एक हमने एक अलग से फिगर बना लिया, ठीक ना। क्यों बनाया उसको भी बताते हैं। देखो, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने क्या माना था, r माना था, ठीक ना। ये यहाँ पे फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशनल, और यहाँ पे भी लग रहा था ग्रेविटेशनल, इसको हम 2 बोल देते। यहाँ पे लग रहा था Fe और यहाँ पे भी लग रहा था Fe, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको मैंने थीटा 1 माना था, इसको मैंने थीटा 2 माना था, ठीक ना। अब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जब स्ट्रिंग में टेंशन भी क्या था, T1 था, इधर भी टेंशन T2 था, ठीक ना। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है, क्या बनता है कि देखो बच्चों, इसमें एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक लगेगा इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक ना। क्या लगेगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें इफेक्ट दिख रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ज़्यादा दिख रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, ये दोनों की जो डिस्टेंस है देखो बढ़ गई। मान लो इनिशियल दोनों क्लोज में रहे होंगे, मतलब अगर मैं देखता हूँ, मैं अगर आपको बताऊँ तो ये दोनों इनिशियली एकदम ऐसे पास में थे, ठीक ना ये। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चालू हो गया तो ऐसे ऐसे इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों मास, यह दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक ना। तो उस समय हम सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं उस समय जो रस्सी में है टेंशन T2 T1 है, बात समझ में, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा 1 थीटा 2 है, बात समझ में। अब अगर मैं बात करता हूँ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो एक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और एक इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ग्रेविटेशनल का नहीं मिल रहा है। अब ग्रेविटेशनल का क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों? अब देखो, इसका रीज़न ये है कि देखो बच्चों, जो M1 M2 है वो मास बहुत छोटा है और हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक ना, वो वेरी वेरी पुअर फोर्स होता है। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। समझ में आया बच्चों? क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से पुअर फोर्स होता है, मतलब बहुत कम फोर्स होता है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन M1 and M2 are not considered, ठीक ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि
इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक ना, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक ना, नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m1 and m2 will be नेग्लेक्ट। और समझ में बच्चों, यहाँ से हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। हाँ, बट अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 पे लग रहा है, मतलब चार्ज पे लग रहा है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो अर्थ का जो मास होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल अर्थ होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वो उसको हम क्या करेंगे बच्चों? कंसीडर करेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विल बी एक्ट, ठीक ना, विल एक्ट, तो यहाँ भी एक्ट होगा। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक ना। तो आओ इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं टेंशन को। तो हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा T1 cos थीटा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो अगर θ1 है तो ये भी आपका θ1 हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस साइन में क्या लिखोगे? T1 sin θ1, ठीक ना। उसी प्रकार से हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा हमारा T2, क्योंकि अगर ये θ2 है तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? θ2 बन जाएगा, ठीक। इधर आएगा T2 cos θ2, अंदर की तरफ एक आ जाएगा T2 sin θ2, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे θ1 θ2 कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक ना, जब ये दोनों स्टॉप हो जाएंगे, ठीक ना। तो उस टाइम को हम लोग बोलेंगे, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे कि ये मतलब उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक ना। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो, तो अब यहाँ पे हमें जो x डायरेक्शन का फोर्स है उसको जीरो करेंगे और जो y डायरेक्शन का फोर्स है उसको हम जीरो करेंगे। देखो बच्चों, x में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो एक लग रहा है हमारे पास Fe ना, देखो Fe इक्वल टू T1 sin θ1, ठीक ना ये। और अगर मैं y की बात करता हूँ तो y में लग रहा है हमारा mg इक्वल टू T1 cos θ1। देखो यहाँ से इसको इससे कैलकुलेट करेंगे, इससे, ठीक ना ये। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम थोड़ा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखो T1 से T1 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा tan θ1 इक्वल टू Fe अपॉन m1g। ये हमें मिला एक tan थीटा, ठीक ना ये। सिमिलर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं tan θ2 इक्वल टू Fe अपॉन m2g। मतलब हम दूसरे पेंडुलम के लिए भी सेम यही लिख सकते हैं। और समझ में आया बच्चों यहाँ तक? अब मेरा सवाल ये है, क्या θ1 θ2 जो है वो Q1 Q2 पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक ना। इफ़ θ1 θ2 डिपेंड्स ऑन Q1 एंड Q2, इसका आंसर होगा यस, ठीक ना, इसका आंसर होगा यस, ठीक।
मतलब जो हमारा एंगल है वो Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा थीटा होगा, ठीक ना। बात समझ में आए बच्चों। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल का है एफ ई इक्वल टू एम टू जी, और यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ के Q1 Q2 अपॉन एम टू जी। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तो आप ध्यान से देखोगे जो tan थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 एंड Q2। देख लिया बच्चों। अगर मैं यहाँ पे चार्ज को बढ़ाऊँगा एंगल भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक ना। तो कभी कभी इस पर भी वो सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान देना है, ठीक ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगर मैं tan थीटा 1 को डिवाइड कर दूँ tan थीटा 2 से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो, तो आ जाएगा एफ ई अपॉन एम 1 जी, और नीचे आएगा एफ ई अपॉन एम 2 जी, ठीक ना। तो यहाँ एफ ई जी से जी कट जाएगा, और यहाँ पे इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक ना। ये 1 है, ये 2 होगा, ठीक ना। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा m1, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रेशियो ऑफ एंगल डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। किसका रेशियो बच्चों, थीटा 1 थीटा 2 का। यह आ जाएगा आपका m2/m1। मतलब यहाँ पे जो आपका tan थीटा आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा m। जितना ज़्यादा मास होगा उतना इन दोनों के बीच में एंगल होगा, तो उतना ही कम उन दोनों के बीच का एंगल होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि एक बात बताओ बच्चों, अगर जिसका जितना ही मास ज़्यादा होगा वो उतना ही कम उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। क्यों, क्योंकि मास अपने नीचे तरफ खींचेगा ना, इसलिए अगर ये ज़्यादा होगा तो एंगल कम होगा। बात समझ में आया बच्चों, और आना भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल हम करते हैं। यहाँ पे सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन है कंपेयर Q1 एंड Q2। नो सॉरी, ये सवाल नहीं है। सवाल मेरा है कंपेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 इफ़ m1 इक्वल टू m2, और यहाँ पे जो Q1 है वो ज़्यादा है Q2 से, ठीक ना। ये तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास फिगर बन गया है, ठीक ना। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ठीक ना। यहाँ पे इसका मास m1 है और मास m2 है, ठीक ना। और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दिया है बच्चों कि m1 इक्वल टू m2, ठीक ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। देखो, हमें पता है जो tan थीटा 1 होता है और tan थीटा 2 होता है वो इक्वल टू होता है m2 अपॉन m1 को। और यहाँ पे बोला कि मास दोनों बराबर होगा, तो एक कट पिट के क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे एंगल बराबर होगा अगर मास हम बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। ये होगा हमारा। और दूसरा हमारा इस पर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्या कि अगर इफ़ मान लो एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक इसी तरह से, ठीक इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मास मतलब इस पर जो चार्ज है Q मास m है, इस पर भी चार्ज Q मास m है, दोनों पेंडुलम सेम है, ठीक ना। तो अगर मैं इसको उठा के टेकन टू ग्रेविटी फ्री स्पेस, अगर मैं इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर रख देता हूँ
तो क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है हमें। क्या निकालना है बच्चों? फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना। देखो बच्चों क्या होगा, अब देखो अब इन दोनों के बीच में लगेगा फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? Fe। इधर भी लगेगा Fe। और इसको नीचे खींचने वाला कोई नहीं है, ठीक ना। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये वाला पेंडुलम एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे, कुछ इस टाइप के ऐसे, ठीक ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ दिया होगा गिवन हो, ये रस्सी की लेंथ आपको L दिया है, ठीक ना। दोनों इक्वल सेम लेंथ है, ठीक ना। ये तो अब क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा एकदम ऐसे। क्यों? क्योंकि इसको नीचे खींचने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स पे आके रुक जाएगा, ठीक। तो इस समय इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा कि Q²/2L का होल स्क्वायर, ये आएगा। बस समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो ये आपको जो मैंने आपको बताया पेंडुलम प्रॉब्लम यहाँ आपकी समाप्त होती है। अब इस पे ज़्यादा क्या क्वेश्चन बनाएंगे? बस यही बनाएंगे कि मैंने मास बढ़ा दिया तो एंगल कितना बढ़ेगा, M2 बढ़ाया है, ठीक ना। तो कुछ इसी चार्ज मैंने बढ़ा दिया तो उसमें बताओ डिफ्लेक्शन कितना होगा, यही सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा।